हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 8, जिसमें हमारा पार्ट 4 चल रहा है। पार्ट 1 में इसका करवा चुकी हूँ। आज हमारा पार्ट 2 चलेगा, जिसमें मैं आपको लघु और दीर्घ जो आपके बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको करवाऊंगी। ठीक है, तो पार्ट तो आप सब बच्चे पढ़ ही चुके होंगे, तो फटाफट से हम अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। कल मैंने आपको अम्ल और क्षार के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। अब हम सीधे सीधे अपने प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, सब बच्चे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से, और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करिए। प्रश्न 7, कारखानों के अपशिष्ट। अपशिष्ट मतलब बेटा कचरा। ठीक है, जैसे आपको कोई शब्द लगता है कि आप भूल जाओगे, अब जैसे अपशिष्ट है, आप सोचोगे इसको बाद में भूल जाऊंगा, तो यहाँ अपशिष्ट के यहाँ ऊपर साइड में कचरा लिख लो, जिससे कि आपको याद रह जाए। ठीक है, अब कारखानों के कचरों को जलाशय मतलब तालाब वगैरह में प्रवाहित करने से, मतलब उनको उसमें डालने से पहले उदासीन ना किया जाए। उदासीन मतलब अगर किसी में अम्ल है या किसी में क्षार है तो उनमें से अम्ल और क्षार को निकाल दिया जाए। मतलब जैसे कोई अम्ल है ना तो उसमें हम क्षार मिला देंगे, या कोई क्षार है तो उसमें हम अम्ल मिला देंगे, तो वो उदासीन हो जाते हैं। मतलब फिर वो कोई रिएक्शन नहीं करते। अगर वो रिएक्शन करेंगे और हमने ऐसे ही पानी में डाल दिया, उस पानी को काफ़ी लोग खेतों में यूज़ करते हैं, पीने में भी कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत हमारी प्रकृति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे जीव जंतु हैं पानी में, वो मर जाएंगे बेचारे। इसलिए कचरे को पहले उदासीन कर लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए, कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में प्रवाहित करने से पहले उदासीन ना किया जाए तो इसका प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बेटा, कारखाने के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे ही जलाशय व नदियों में बहने दिया जाए तो मछली व अन्य जलीय जीव को अम्ल नष्ट कर देते हैं। ठीक है, अम्ल जो है एसिड, वो मछलियों को, जीवों को नष्ट कर देगा। ठीक है बेटा, यहाँ ये अम्ल में आधा म नहीं बना पाई हूँ, मिसप्रिंट हो गया है। अम्ल में आधा म बनता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8, अम्लीय विलयन से हल्का गुलाबी रंग विलयन कैसे प्राप्त करेंगे। हमारे पास कोई अम्लीय विलयन है, हम उसमें ऐसा क्या डालें जिससे उसका रंग हल्का गुलाबी हो जाए। तो बेटा, उसमें हम डालेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या डालेंगे? सोडियम Na हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब फॉर्मूले होते हैं और ये सब आपको 9th-10th में केमिकल लैब में भी मिलते हैं। ठीक है, तो अम्लीय विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद मिलाकर, धीरे धीरे एक एक बूंद मिलानी है और हिलाते रहना है, तो उसमें हल्का गुलाबी रंग आ जाता है। ठीक है, ये सब प्रयोग ना आपसे 9th-10th में कराए जाएंगे, लैब होती है अलग से उसमें। चलिए आगे चलें। अभी आपको इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपको आगे जाके एकदम से ये ना लगे कि हमने ये कभी पढ़ा नहीं है और हम कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए दोनों प्रश्न हो गए। अब प्रश्न 9 पर चलते हैं। लिटमस पत्र के द्वारा आप अम्ल व क्षारकों की पहचान कैसे करेंगे। तो बेटा, अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अगर मानो आपके पास नीले रंग का पेपर है, ठीक है, ये रहा नीले रंग का, आपने इसको अम्ल में डुबो दिया, तो ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा इसका लाल हो जाएगा। और अगर आपके पास लाल पेपर है और आपने उसे क्षार में डुबो दिया तो उसका वो हिस्सा नीला हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न 10, देखिए, बूझों ने चूने के पानी में, चूने का पानी, जिसके पापा तंबाकू खाते होंगे उसके घर में चूना जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बूझों ने चूने के पानी में क्या मिला दिया? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया। तो इससे होने वाली अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये बताना है, और उससे हमें क्या क्या उत्पाद प्राप्त होंगे ये बताना है। तो बेटा, पहले तो ये जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया उदासीन अभिक्रिया कहलाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका चूने का पानी है
वो क्या है, क्षार है। और जो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखो ये अम्ल है, एक अम्ल है एक क्षार है। जब एक क्षार और एक अम्ल एक दूसरे से क्रिया करते हैं तो वो क्रिया आपकी उदासीन हो जाती है, जो क्या बनाती है, लवण बनाती है। अम्ल और क्षार मिलके क्या बनाते हैं, लवण। ठीक है। और जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो वो क्रिया हमारी उदासीन हो जाती है। ठीक है। चलिए, जैसे कि ये लिखा है मैंने, यह क्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में चूने का पानी, चूने के पानी को बेटा हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, एक क्षारक है। दूसरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो एक अम्ल है, के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट मतलब लवण और जल बनाता है। ठीक है। चूने का पानी और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलके क्या बनाते हैं, कैल्शियम सल्फेट और जल। ठीक है। इसने पूछा था क्या बनाते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब हम, ये हो गए सबके। प्रश्न 11, निम्न तालिका को पूर्ण कीजिए। ये जो तालिका है ना, ये पूरी मैंने आपकी किताब में से पढ़ के लिखी है। ये आपकी किताब में दी भी हुई है, अगर आप खोल के देखेंगे तो। ठीक है। इसने पूछा है कि ये क्षार हैं आपके सारे, ये किस में पाए जाते हैं। जैसे कि कैल्शियम है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने के पानी में पाया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो खिड़की के जो कांच होते हैं ना, उन्हें साफ करने के लिए जो क्लीनर वगैरह आते हैं, उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन और सरफ में होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दूध या मैग्नीशिया में होता है, या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कह सकते हैं आप। ठीक है। तो किस में क्या पाया जाता है, ये वो है, ये सब आपके क्षार हैं। चलिए अब सीधा हम चलते हैं अपने दीर्घ प्रश्नों की तरफ। प्रश्न 12, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं, यह किस कारण होती है और इसके हानिकारक प्रभाव। अब इसने एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिए, तो क्वेश्चन तो बड़ा होगा ही। ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना, आपने बुक में आपने देखा होगा, कभी कभी नीली नीली सी हेडिंग होती है, नीली या हरी सी, उसमें लिखे रहते हैं कुछ मेन पॉइंट, तो ये उसी में लिखा है, खोल के देखना बुक को। ठीक है। तो पहले तो अम्लीय वर्षा क्या है। जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो वो अम्ल वर्षा कहलाती है। सिंपल। यह किस कारण होती है। वर्षा जल अम्लीय इसलिए हो जाता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा जो प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जैसी गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, अम्लीय अम्ल बना देती हैं। ठीक है। जिससे अम्लीय वर्षा उत्पन्न होती है। इसके हानिकारक प्रभाव, अम्ल वर्षा भवन, ऐतिहासिक इमारतें, पौधों और जंतुओं को क्षति पहुंचा सकती है। तो इसमें 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए। ठीक है। वो तीनों को मिला के इसने एक ही कर दिया है। अगर आप तीनों को अलग अलग करके याद करेंगे ना, तो बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न 13 पर। देखिए चींटी वाला आ गया। जब चींटी काटती है तो हमारी त्वचा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, पहला प्रश्न। फिर अगला देखो, एक प्रश्न तो ये रहा, एक और प्रश्न, चींटी के डंक से त्वचा पर होने वाले दुष्प्रभावों से कैसे बचा जा सकता है। मतलब उसने एक प्रश्न में जो 2-2 प्रश्न जोड़ रखे हैं जिससे कि बड़े हो जाएं, क्योंकि भाई दीर्घ प्रश्न और दीर्घ प्रश्न तो कम से कम बड़े ही होते हैं। तो बेटा जब चींटी काटती है तो वह हमारी त्वचा में फॉर्मिक एसिड नाम का एक अम्लीय तरल पदार्थ छोड़ देती है, जिससे त्वचा पर जलन, खुजली और सूजन होती है। तो ये तो हो गया हमारा क्या प्रभाव पड़ता है हमारी त्वचा पर, ये हो गया हमारी त्वचा पर जलन होती है, खुजली होती है, सूजन होती है। क्यों? क्योंकि उसके डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। अब इससे बचा कैसे जाए। तो चींटी के डंक के दुष्प्रभावों से बचने के लिए उस जगह को पहले आप साबुन और पानी से धोएं अच्छी तरीके से, और बेकिंग सोडा या कैलामाइन लोशन लगाना चाहिए। ठीक है। उससे क्या, उसकी सूजन और जलन कम हो जाती है। आगे समझ में। चलिए तो आगे चलते हैं। प्रश्न 13 का आ तो हो गया। प्रश्न 13 का ब, अम्ल और क्षार में अंतर। सबसे सरल अंतर है
अम्ल, यहाँ भी अम्ल गलत हो रहा है, अम्ल आधा माँ, ये मिसप्रिंट हो जाता है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, सामान्यतः क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है और उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। ठीक है, अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे। और क्षार कैसे होते हैं? कड़वे। और जो क्षार होते हैं ना, उनको अगर आप हाथ से छुओगे तो उनका स्पर्श ना साबुन जैसा लगता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, चिकना चिकना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगर हमारे पेट में भोजन को पचाने के लिए अम्ल तैयार होता है तो बाजार में उपलब्ध जो कार्बोनेट पेय होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, उस पर अम्ल क्या असर करता होगा? और अगर उन्हें हम खाली पेट पी लें तो क्या होगा? तो बेटा, जो कार्बोनेट पेय होता है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, पेट में पहले से मौजूद अम्ल को पतला कर देती है वो, जिससे हमारे भोजन की जो प्रक्रिया होती है, पचाने की प्रक्रिया, वो बहुत धीमी हो जाती है। ठीक है, और खाली पेट इसका सेवन करने से पेट में गैस, सूजन और एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, अगर मानो हमने खाना खा लिया और उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, तो जो हमारा खाना जो पच रहा है ना, फिर वो बहुत धीरे धीरे पचेगा। और अगर खाली पेट पी ली हमने तो हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह हो जाती है। तो बहुत सरल प्रश्न है। ठीक है, आगे चलें। वेरी गुड। प्रश्न 14 देखिए। ये गुड़हल का पुष्प आ गया। आप, ये सूचक है, एक प्राकृतिक सूचक है, गुड़हल के पुष्प की पंखुड़ियां। सूचक से आप तालिका में दिए गए पदार्थ की पहचान कर निष्कर्षों को लिखिए। चलिए लिख लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है? सूचक का पदार्थ पर प्रभाव और उसकी प्रकृति कैसी है। अगर हम गुड़हल का जो पुष्प है, गुड़हल का पुष्प तो आपको लेना ही लेना है, गुड़हल का पुष्प। ठीक है, इसकी पत्तियाँ निचोड़ के अगर हम नींबू के रस में डाल दें तो कैसा हो जाएगा? गहरा गुलाबी, जो अम्लीय हो गया। अगर हम गुड़हल के पुष्प को शैम्पू में डाल दें तो शैम्पू हरा हो जाएगा, जो आपका क्षार हो गया। अगर गुलाबी रंग है तो अम्ल होगा, और हरा रंग है तो क्षार होगा, याद रखना। ठीक है, और अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो उदासीन होगा। ठीक है, और गुड़हल के फूल को हम शक्कर के विलयन में डाल दें, चीनी के घोल में, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उदासीन होगा। ठीक है, और अगर नमक के पानी में डाल दें तो गुड़हल के पुष्प की पत्तियों को, तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो भी उदासीन होगा। अगर गुड़हल के पुष्प को हम चूने के पानी में डाल दें तो वो हरा हो जाएगा, मतलब कि क्षारीय है। और सोडा युक्त जल में डाल दें तो भी हरा हो जाएगा, वो भी क्षारीय है। और पानी के जल में डाल दें तो गुड़हल की पत्ती को कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं पड़ता, तो वो उदासीन है। तो ये सब कहने के लिए नहीं है। ये देखो, नींबू का पानी आपके घर में मिलेगा, शैम्पू आपके घर में है, शक्कर का पानी, नमक का पानी, चूने का पानी, सोडा आपके घर में होगा, नल का पानी, ये सारे पानी आपके घर में होंगे। उनमें गुड़हल का फूल लेके आओ, उसको पीस के ज़रा डाल के देखो, नींबू के रस में तो गुलाबी हो जाएगा, और शैम्पू में और चूने के पानी में और सोडा में हरा हो जाएगा। ठीक है, और शक्कर के पानी में, नमक के पानी में और सादा पानी में कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब बेटा एक्सपेरिमेंट होते हैं। आगे समझ में? आगे चलें। ये प्रश्न पेपर में आ सकते हैं ऐसे। 14 का बा देखिए, किन्हीं 5 अम्लों के नाम और उनके स्रोत लिखिए। जैसे एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल खट्टी चीज़ों में जैसे नींबू, संतरा, लैक्टिक अम्ल दही में, टार्ट्रिक अम्ल इमली, अंगूर में, ऑक्सैलिक अम्ल पालक और टमाटर में। ठीक है, अम्ल के नाम भी लिख दिए और उनके स्रोत, मतलब वो किस में पाए जाते हैं, वो भी लिख दिए। ठीक है, प्रश्न 14 देखिए। 14 का स, बूझों को अपाचन की समस्या के कारण बहुत उल्टियां हो रही हैं। अपाचन क्या होता है तथा अपाचन को दूर करने के लिए बूझों को क्या करना चाहिए? अभी बताया था मैंने अपाचन कैसे होता है। या तो ज़्यादा खा लिया है, या फिर सुबह से खाया ही ना है कुछ भी, मतलब आपके पेट में कब्ज हो जाती है ना, अपच, खट्टी खट्टी डकार आती हैं, उल्टी होती हैं, तो वही सब है। तो उससे क्या होता है, जैसे हम ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पेट में एसिड ज़्यादा बनता है, अम्ल ज़्यादा बन जाता है, जिससे हमें दिक्कत होती है। फिर आप क्या करते हो? इनो लेते हो। इनो में क्या होता है? क्षार होता है।
तो पेट में अम्ल, हमने इनो लिया, क्षार हो गया, अम्ल और क्षार मिल गए तो वो कैसा हो गया, उदासीन। हम ठीक हो जाते हैं फिर। ठीक है, अगर हमने पेट सुबह से कुछ नहीं खाया तो फिर हमारे पेट में, तब भी हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा निकलेगा वो कुछ ना खाने के कारण। ठीक है, चलिए, तो यही इसमें है, आमाशय में मतलब पेट में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। जब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब अपाचन हो जाता है। तो पाचन से मुक्ति पाने के लिए दूध या मैग्नीशियम जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल मतलब जो अम्ल के अपोजिट हो, क्षार वगैरह, जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ठीक है, आ गया समझ में? मैंने कितना डिटेल में समझाया, इससे अच्छा कोई नहीं समझाने वाला। सबको प्रश्न उत्तर कराने से मतलब है कि बस फटाफट फटाफट करा दो और छोड़ो। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15वां। हमारे दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के उदाहरण। अभी देखो, अभी एक उदाहरण बताया मैंने, हमारे पेट में अम्ल ज़्यादा हो गया, उदासीनीकरण का उदाहरण बताना है ना, उदासीन कैसे होता है। हमारे पेट में अम्ल है, हमने इनो खा ली जिसमें क्षार है, तो अम्ल और क्षार मिल गए, उदासीन हो गया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, जैसे हमें चींटी ने खा लिया तो उसमें अम्ल होता है। ठीक है, और हमने उसके डंक पे कैलेमाइन लगा लिया जिसमें क्षार होता है, तो फिर उदासीन हो गया। समझ रहे हो? तो बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे जीवन में उदासीनीकरण के। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 लिखे हैं। जब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो अपच होती है। इसे दूर करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, जो एक क्षार है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। दूसरा, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है, डंक वाले स्थान पर कैलेमाइन विलियन, जो एक क्षार है, लगाने से अम्ल उदासीन हो जाता है। तो हमारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि हमारे पास अम्ल है, फिर हमने क्षार लगा दिया उसके ऊपर तो वो उदासीन हो गया। ठीक है, प्रश्न 15। किसी फैक्ट्री के आसपास के भाग में यदि हवा में बहुत प्रदूषण हो, अब फैक्ट्री के आसपास तो प्रदूषण ही होगा, और वहाँ पर होने वाली वर्षा के पानी में, जो वहाँ पर वर्षा हो रही है उस प्रदूषण वाले पानी में, उस जगह में वर्षा हो रही है, तो वहाँ हम लिटमस पत्र लेंगे, नीला और लाल, तो वो कैसे बदल जाएगा और इसका क्या कारण होगा? तो बेटा वो अम्लीय वर्षा के कारण बदलेगा। क्यों? जहाँ प्रदूषण होता है वहाँ वर्षा का जल कैसा हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। कहते हैं ना अम्ल वर्षा हो रही है, एसिड मिल गया, उसमें अम्ल मिल गया। और जब भी अम्ल मिलता है तो अम्ल में हम लाल लिटमस पेपर को डालेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर नीले को डालेंगे तो वो जरूर लाल हो जाएगा अम्ल में। मैंने बताया था ना, नीले लिटमस पेपर को अम्लों के विलयन में डाल दो तो वो लाल हो जाता है। देखिए, क्योंकि अम्लीय वर्षा का पानी अम्लीय प्रकृति का होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्लीय विलयन का लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब लाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि नीला लाल हो जाएगा, लाल तो लाल ही रहेगा ना विलयन में जाके, अम्ल वाले में। चलिए, हाँ, क्षार होगा तो क्षार में जरूर लाल वाला नीला हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोजेक्ट हैं हमारे कुछ, जैसे कि इसने बोला है कि 1 चम्मच हल्दी पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर उसका पेस्ट बनाएं और फिल्टर पत्र या सफ़ेद मोटे कागज़ पर हल्दी पत्र बनाएं। मतलब एक कागज़ लो, उस पर हल्दी का लेप लगा दो, ऐसे करके हल्दी चढ़ गई। ठीक है, पूरा पीला पीला पेपर कर दो, इसे सुखा लो, इसकी पतली पतली सी पत्ती काट लो। इस हल्दी पत्र पर नीचे दिए गए विलयनों की बूंदें गिराकर परीक्षण करो। मतलब जैसे ये जो थी ना, ये हल्दी का पेपर, उसे हमने काट लिया ऐसे 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 ऐसे, इस पर नींबू का रस डालो तो रंग कैसा होगा? पीला ही रहेगा, क्योंकि वो अम्ल है। संतरे का रस डालो, वो भी पीला ही रहेगा, अम्ल है। अब नींबू का रस तो खट्टा होता है ना, संतरे का रस भी खट्टा होता है तो वो अम्ल है। सिरका भी खट्टा होता है तो भी रंग पीला ही रहेगा, अम्ल है। साबुन का घोल डालो उस पर तो लाल भूरे रंग का हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि शर्ट पे हल्दी का दाग लग गया पीला, और जैसे साबुन से छुटाया लाल, तो लाल भूरा हो जाएगा तो क्षारीय है। खाने का सोडा डालोगे तो भी लाल भूरा हो जाएगा, तो भी क्षारीय है। और शक्कर और नमक के विलयन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उदासीन रहेगा। ठीक है,
तो आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट अपने घर पर कर सकते हैं, बहुत मज़ा आता है, मैंने भी बहुत किया है। ठीक है। दूसरा है, आपके घर में पाए जाने वाले 5 अम्लीय 5 क्षारकीय पदार्थों के नाम लिखो। अम्ल और क्षार, और उनके अम्ल व क्षार के नाम भी लिखने हैं। जैसे हमारे घर में नींबू का रस पाया जाता है, उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। हमारे घर में सिरका पाया जाता है, उसमें एसिटिक अम्ल होता है। हमारे घर में टमाटर पाया जाता है, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है। हमारे घर में दही पाया जाता है, उसमें लैक्टिक अम्ल होता है। हमारे घर में सेब होता है, उसमें मैलिक अम्ल होता है। ऐसी क्षार, हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट क्षार है। हमारे घर में साबुन है, उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। हमारे घर में टूथपेस्ट है, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षार है। हमारे घर में चूना है, पापा तंबाकू खाते हैं तो चूना तो हो गई, तो उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। हमारे घर में अमोनिया युक्त क्लीनर, देखो कांच वगैरह साफ करते हैं आप, फ्रिज को, कांच को, तो जो क्लीनर होता है उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। तो ये सब तो आप खुद भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और एक कमेंट ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जाने से पहले वीडियो को हाइप कर दें, जिससे ये वीडियोस और सभी बच्चों तक पहुंच सके। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।